है एस वाला तो आपको क्लियर हो गया था होगा Ha2 का, और Ha2+ का मुझे रिया ने भेजा था तो मुझे लगा कि समझ आ गया है, आप सबको भी समझ आ गया होगा। तो आप मुझे यहाँ पे Li2 का दिया हुआ है, जो आपका Li2 का है इसका आप मुझे MOT बना के बताइए कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ऑन द बेसिस ऑफ MOT कितना मिलेगा आपको, बताइए। लिथियम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको कितना मिलेगा अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉलो करते हो तो, और साथ में उसका ड्रॉ भी बना के बताएंगे आप। बताइए। रिया बताओ कितना मिलेगा। मैम इसमें दो ठोक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ मैम तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिट 2 फिल हो जाएगा, दोनों एस ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। एंड जो 1-1 बॉन्ड बच गया वो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट पे चला जाएगा। ठीक है। देखो इसका ड्रॉ एक बार मैं आपको बता के बताती हूँ। मैंने अभी तक आपको एक ही सेल के बारे में बताया था, इसमें दो सेल आ रहे हैं। दो सेल आएगा तो कैसे करोगे, देखो जैसे मैंने लिथियम मॉलिक्यूल का आपको एग्जांपल दिया है Li2। अब देखो इसमें दो लिथियम है तो एक लिथियम मेरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आ जाएगा और 2s1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना तो पता चल गया कि इसमें s के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 ऑर्बिटल। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल का ड्रॉ बना लो। ये एक लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे लिथियम का भी कॉन्फ़िगरेशन सेम एज ऐसा ही होगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा उस बात को। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल बना दिया कि मेरे पास एक s के ऑर्बिटल हो गए। मान लो ये 2s वाला है और ये 2s वाला है। इसके बाद यहाँ एक ऑर्बिटल और बनाती हूँ, वो कौन सा वाला होगा, 1s वाला होगा। ये 1s का, ये 1s का, ये एक लिथियम का हो गया, और इस साइड पे जो मैंने लिखा ये दूसरे लिथियम का हो गया। ठीक है, अब देखो 1s2, 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक लिथियम पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक लिथियम पे 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने फुलफिल कर दिया। इसके बाद 2s पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इस लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों लिथियम के मैंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे उसको फुलफिल कर दिए। अब मुझे क्या बनाना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। ये दोनों तो अभी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और यही दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपका वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद देखो ऊपर जाएंगे तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेंगे। अब देखो ये क्या होता है, मैंने बताया था सिग्मा बॉन्डिंग होता है, ये क्या होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने MOT डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम मैंने बना दिया। इसके बाद मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं कैसे निकालूंगी, तो देखिए इसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल हाफ NB माइनस Na होता है। तो यहाँ पर NB बॉन्डिंग का वैल्यू कितना है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद एंटी बॉन्डिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब माइनस कितना लिखोगे आप, 2, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा, आपका 2 बचेगा, देन 2 कैंसिल करो, कितना आंसर आया, 1 आंसर आया। दैट मींस लिथियम जो मॉलिक्यूल होता है Li2, उस पे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होते हैं पूछा जाएगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल का MOT पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि MOT कैसे पता किया जाता है। ऐसे ही आप बेरिलियम का निकाल के मुझे बताइए, बिकॉज बेरिलियम पे क्या होंगे, 2 सेल पार्टिसिपेट करेंगे। जो बेरिलियम का आपका मॉलिक्यूल होगा
उसका फॉर्मूला आप किस फॉर्म पे इंडिकेट करोगे? Be2 के फॉर्म पे। और ये बताओ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 2 2 4 4 5 6। बताइए। महक माइक बंद करो। हाँ, कैलकुलेट करके बताइए अब। Be2 जो मॉलिक्यूल है, क्या वो नेचर पे एग्जिस्ट करेगा? अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी आया, जैसे 0.5 आया, या फिर हम ये बोले 1 आया, 1.5 आया, 2 आया, तो वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, नॉर्मल बात है वो। ठीक है, अब मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो Be2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो Be2 मॉलिक्यूल का अगर आप, जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन निकाला, सेम एज उसी रूल को फॉलो करो, कॉपी पे करके देखो और मुझे बताओ कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है। मैम उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। दैट मीन्स वो नेचर पे क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या पता कर लेते हैं? बॉन्ड ऑर्डर पता कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक चीज बताई गई है, दो नेचर होते हैं, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल बोला जाए तो। मैग्नेटिक नेचर दो तरीके का हो सकता है, एक आपका होता है पैरामैग्नेटिक नेचर और एक आपका होता है डायमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, दो तरीके के मैग्नेटिक नेचर को कोई मॉलिक्यूल क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है। तो पैरामैग्नेटिक कब होता है और डायमैग्नेटिक कब होता है, इसको समझिएगा। जब आप ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर में आ रहा है, पेयर में आ रहा है, तो उसको आप बोलोगे डायमैग्नेटिक इन नेचर। और अगर ऑर्बिटल पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक इन नेचर बोलेंगे। देखो कैसे, अभी मैंने जो ड्रॉ फॉर्म किया था, किसका था? वो लिथियम का था। और वो ड्रॉ आपने देखा किस फॉर्म पे था? ये लगभग इस फॉर्म पे आपको दिख रहा था। ठीक है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी यहाँ पे एक और आएगा। ओके, और यहाँ पे एक और बना दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखो, ये भी पेयर्ड है, मैं लास्ट वाले की बात कर रही हूँ। लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ये लास्ट है, ये जो दिख रहा है ये लास्ट है, बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, ये तो वैकेंट है, ये खाली है। तो उसके बाद वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो ये तो पेयर्ड है ना, तो हम बोलेंगे कि Li2 मॉलिक्यूल इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैं जो कॉन्फ़िगरेशन करती उस पे लास्ट टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच जाता, कोई ड्रॉ ऐसा आता कि मान लो इस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एक इलेक्ट्रॉन और रह जाता, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बचा एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता, जैसे ही यहाँ पे आ जाता एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो तब मेरा Li2 मॉलिक्यूल क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाता। समझ गए? मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे देखते हैं तो लास्ट ऑर्बिटल पे प्रेजेंट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म पे हो तो उसको बोला जाता है डायमैग्नेटिक नेचर। और अगर वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, मतलब उसका कोई पेयर ना हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो हम उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक नेचर हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का। कभी कभी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ Li2 मॉलिक्यूल, H2 प्लस मॉलिक्यूल, या फिर आपसे बोला जाएगा H प्लस मॉलिक्यूल, तो तब आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद ये तो मैंने आपको सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बारे में बताया। अब एक लार्ज मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है N2 का। N2 हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, ध्यान से समझिएगा, इसी नाइट्रोजन का मैं आपको पॉजिटिव फॉर्म भी बताऊंगी और इसका नेगेटिव फॉर्म भी बताऊंगी, एक ही मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो सिंपली पहले मैं नाइट्रोजन का आपको बता रही हूँ। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा
आएगा 1s2, 2s2, 2p3 आएगा। दूसरे नाइट्रोजन का भी यही आएगा। तो देखो इसमें एक s ऑर्बिटल, दूसरा s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका ड्रॉ बना लो। ये मेरा किसका ड्रॉ हो जाएगा, 1s का ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद मैं 2s का ड्रॉ बनाऊंगी। ये किसका ड्रॉ हो जाएगा, 2s का ड्रॉ हो जाएगा। और इसके बाद आपको बनाना है 2p का। ठीक है, तो 2p पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, p पे 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल इधर आ जाएगा, 3 ऑर्बिटल इधर आ जाएगा। इसको इरेज कर रही हूँ, याद रखिएगा इस कॉन्फ़िगरेशन को, भूलिएगा मत। अब देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, एक नीचे ले लो। इसके बाद 3 ऑर्बिटल आपके क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म पे इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब देखो एक नाइट्रोजन इधर प्रेजेंट है, दूसरा नाइट्रोजन इधर प्रेजेंट है। 1s कितना था, 2 था। 2s कितना था, 2s आपके पास कितना था, 2 था। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। और 2p आपके पास कितना था, 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन और इस पे 3 इलेक्ट्रॉन। ये 2p, ये आपका 2s और ये 1s। क्लियर, एक नाइट्रोजन का ये हो गया, ये दूसरे नाइट्रोजन का हो गया। अब फिलिंग करो। बॉन्डिंग पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे टोटल काउंट कर लेना कितने इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, 3 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंफर्म है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दो डायरेक्ट, ये आपके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये आपका 3rd, फिर 4th, फिर 5 और फिर आपका कितना जाएगा, 6। फिलिंग हो गया। और कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नहीं बचा है। अब इसका नोमेनक्लेचर करो। ये सिग्मा बॉन्डिंग है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग आपका हो जाएगा, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब देखो इसमें 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें से 2 आपके पाई बॉन्ड होंगे और एक आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जो 2pz वाला है, जिसको हम सिग्मा जेड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड, और ये भी आपका एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्डिंग के पूरे हैं। ठीक है, इसको बोला जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग, इसको भी बोला जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये आपका सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। ये px का है, ये py का है, ये यहाँ पे आपका px का हो गया और ये आपका यहाँ पे py का हो गया। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर मतलब हाफ Nb माइनस Na। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके बॉन्डिंग के, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हो गए। टोटल कितने हैं, 2 2 4, और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 6 + 4 आपका कितना आया, 10 आया। ठीक है, ये वाला 2, ये वाला 2 और यहाँ पे ये जो 3 दिख रहा है। ठीक है, 6 4 कितने हुए, 10 हो गए। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग पे कितने हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग पे। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल तो क्या है, वैकेंट है, मतलब एंटी बॉन्डिंग पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला आपको वही फिल करोगे, कौन सा वाला आपका हो जाएगा, हाफ Nb माइनस Na हो जाएगा। तो Nb का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 10 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था और 4 हमारे पास क्या था, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 करोगे। तो 10 - 4 करने पर 6 आएगा। 6 / 2 इज इक्वल हो जाएगा 3। मतलब एन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ये कंफर्म हो जाता है। क्लियर, तो ऐसे आपको जो भी मॉलिक्यूल गिव किया जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स में मिलेगा, क्योंकि इस पे आपको क्या निकालना रहता है, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहता है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका मैग्नेटिक नेचर मुझसे पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे पेयर्ड है, टॉप पे जो है ये सारे के सारे पेयर्ड है। तो ये कौन से नेचर के हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो हमारा जो N2 मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको N2 की जगह पे N2+ गिव किया जाता, N2+ का मतलब है कि एक नाइट्रोजन पे कौन सा चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। तो एक नाइट्रोजन हम बना लेते हैं,
फिर से ड्रॉ नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही बताऊंगी, आपको समझना है माइंड लगा के। ये आपका N2 क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, किसी भी एक नाइट्रोजन पे प्लस लगा दो और उसका कॉन्फ़िगरेशन करो, ये 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा और 2p कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा और 2p3 आएगा, क्योंकि इस पे जितना था उतना ही है। अब देखो बॉन्डिंग पे कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो मेरे ख्याल से बॉन्डिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें भी 3 और 2 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये 5 इलेक्ट्रॉन, और इधर के आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया आपका, 9 हो गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में डायरेक्ट बता रही हूँ। तो 9 इलेक्ट्रॉन आप क्या आ गए, 9 इलेक्ट्रॉन के बाद माइनस करो, एंटी बॉन्डिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2 का 2 होगा और अदर नाइट्रोजन के 2s2 का 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होगा। इस इक्वल क्या हो जाएगा, अपॉन 2 करो, 9 में से आपका 4 गया, क्या आएगा, 5 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। मतलब N2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है पूछा जाएगा, तो वो होता है आपका 2.5। अब इसका मैग्नेटिक नेचर पूछा जाएगा, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन को लास्ट में फिल कर रहे हो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो। कैसे फिल करोगे, ऊपर में 2 ऑर्बिटल होगा, नीचे में 1 ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अनपेयर्ड है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कौन सा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, N2 प्लस। अब मैं आपको बता रही हूँ N2 माइनस पे क्या होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अगर डाउट आएगा तो पूछिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने पहले यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, नेगेटिव ले रही हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन पे जैसे यहाँ पे आप लिखोगे, आपको N2 नेगेटिव गिव किया गया, मतलब एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दो, दूसरे पे मत डालो। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होगा, मतलब एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 और क्या आ जाएगा, 2p3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2p3 आ जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इस माइनस के बेसिस पे गेन किया, तो 2p3 की जगह मैं कितना लिख दूंगी बताओ, इस 2p3 की जगह पे मैं लिख दूंगी 4, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, अब सेकंड वाले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, क्योंकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p3 ही रहेगा कॉमनली। ठीक है, अब देखो इसका फिलिंग करो, तो फिलिंग पे बॉन्डिंग पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 और 3 7 है, मतलब 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन दोनों पी को मिला के कितना हो रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मैंने बना के रखा है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे, तो बॉन्डिंग के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और एंटी बॉन्डिंग के कितने आएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और पी का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अपॉन क्या करोगे, 2, तो 10 माइनस 5 करोगे, 5 आया, 5 अपॉन 2 करोगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा आपका कितना, 2.5 का आंसर। ठीक है, तो जो हमारा N2 माइनस होता है उसमें भी जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आता है वो कितना आता है, 2.5 का आता है। और इसका भी नेचर मुझसे पूछा जाएगा, तो ये कौन से नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, बिकॉज इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 2 माइनस होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता है N2 2 माइनस, तो इसमें भी माइनस लगा देती और इसमें भी माइनस लगा देती, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 4 हो जाता और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाता, 4 हो जाता। और 4 हो जाता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता ये कितना हो जाता, 6 हो जाता, और 6 के बाद 4 अपॉन क्या करती, 2 करती, 2 2 जा करती, तो कितना आता, 2 वैल्यू आता। ठीक है, N2 2 माइनस के लिए अब बताया मैंने। तो ऐसे आपको
कॉन्फ़िगरेशन करके देखना, आप सभी को प्रैक्टिस करना, N2 को, N2 प्लस को, N2 माइनस को और N2 2 माइनस को। मैंने तो आपको वैसे यहाँ पे सभी बताया है, सिर्फ ड्रॉ नहीं बताया है, ठीक है। अगर क्लासेस में होते तो ड्रॉ भी बताती मैं आपको, लेकिन इतने में नहीं हो पाता है ड्रॉ काफी बड़ा रहता है, तो इस वजह से मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके ही बता दिया कि किस हिसाब से हम करते हैं। ठीक ऐसे ही आपको गिव किया जा सकता है ऑक्सीजन का, जिसमें O2 प्लस हो सकता है, O2 2 प्लस हो सकता है, O2 माइनस हो सकता है, O2 2 माइनस हो सकता है। तो आपको दिमाग बस लगाना है कि कब किस टाइप से आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इसको रटना नहीं है आपको, इसको समझना रहता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का वो पूछ सकता है, और अगर आपने समझा है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सभी का मैंने आपको जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है किस हिसाब से निकाला जाता है, और वो मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, वो भी कैसे पता करना रहता है वो भी बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। तो ये जो एमओटी का टॉपिक था मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है वो टॉपिक हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो कब बनता है और कितने टाइप का होता है, और कब कब हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है। देखो अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपका कौन सा बॉन्ड था, केमिकल बॉन्ड था, जिसमें जनरली आपने जाना कि 3 टाइप्स ऑफ आपके केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। एक आपका क्या होता है आयनिक, दूसरा आपका कोवेलेंट, और थर्ड आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट शेयरिंग, और कोऑर्डिनेट में वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इस हिसाब से नहीं बनता है, वो पोलैरिटी ऑफ नेचर या फिर जो मॉलिक्यूल उससे अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है उसी टॉपिक को जानिए। तो एक टाइप का आपका जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन क्या हो, अटैच्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है और यहाँ पे एक्स दिया है, इस एक्स का मतलब है कि यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इनके बीच में देखने से तो ऐसा लगता है कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन आफ्टर सम टाइम के बाद होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर काफी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ज्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे जैसे ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी या डिफिशियंसी होती जाएगी। तो जैसे जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा क्या, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट थे, अब वो सेंटर पे प्रेजेंट ना होके किसके ज्यादा पास चले जाते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। और जब ये शेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसके थ्रू हाइड्रोजन उससे बंधा हुआ है, जब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए तो इनमें एक पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाता है। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का है उस पे डेल पॉजिटिव चार्जेस और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का है उस पे डेल नेगेटिव चार्जेस। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डेल के साथ इंडिकेट करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्शियल चार्ज, ठीक है। अब देखो जैसे ही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चले गए, इनमें पार्शियल चार्ज आ गया। पार्शियल चार्ज आते ही इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जरूर है, लेकिन ये जो हैलोजन है इसको छोड़ नहीं रहा है। क्यों छोड़ नहीं रहा है? क्योंकि इसको पता है कि अगर वो उसको छोड़ देगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन को इससे खींचता जाता है ना, वैसे वैसे ये जो हाइड्रोजन है ये वीक होता जाता है। पहले तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जब आप उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लोगे तो वो वीक होता जाएगा, और वीक होके उस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगता है, जिसको हम पार्शियल
पार्शियल पॉजिटिव के फॉर्म पे शो करते हैं। जब भी किसी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने का मतलब ये होता है कि वो किसकी तरह एक्ट करने लगता है, एक प्रोटॉन की तरह एक्ट करने लगता है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं, आपने चैप्टर 3 पे पढ़ा था कि जो हमारा प्रोटॉन है उसको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है। तो जैसे ही ऐसा कैरेक्टर हाइड्रोजन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरेट करता है तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने को क्या बोला गया है कि वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगता है। अब ये प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगा है तो कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसके पास आएगा तो वो क्या करेगा? अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो उसको क्या करेगा? उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कंडीशन अगर जनरेट होता है ना, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर इस हाइड्रोजन के पास चला जाए, जो हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन एक्ट कर रहा है, तो वो उसके साथ क्या कर लेता है? एक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके साथ इसका बॉन्ड है, इस बात को समझो। ठीक है, ऑलरेडी इसके साथ इसका बॉन्ड है, लेकिन धीरे धीरे होगा क्या? ये बॉन्ड वीक होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता जा रहा है? वीक होता जा रहा है, क्योंकि वो एक प्रोटॉन की तरह बिहेव करने लगा है, क्योंकि उसका सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन ने क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। तो कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को ऑलवेज इन एनी मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होता है, तो इसको डॉटेड लाइन से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल इसमें बताया गया है, देखो कि कैसे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में बन रहा है, हमको कैसे पता चलता है या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो HX मेरे पास मॉलिक्यूल था, HX में एक फ्लोरीन यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो मैं भी आपको फ्लोरीन का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब देखो, इनिशियली मॉलिक्यूल ये था, अब कोई अदर HF है मान लो, तो ये HF अगर इसके कांटेक्ट में आया तो ये क्या करेगा? इस अदर के साथ क्या करने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर H आएगा तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाएगा, जिसको डॉटेड लाइन से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे कोई F आएगा तो वो क्या करेगा? फिर से हाइड्रोजन उसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? मतलब एक मॉलिक्यूल हैलोजन का उससे स्ट्रॉन्गली अटैच है, लेकिन यही हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जब किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कांटेक्ट में आया तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना बना के कैसा बॉन्ड बना लेता है? पार्शियल बॉन्ड बना लेता है, जिसको यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डॉटेड लाइन का बॉन्ड आप देख रहे हो, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ये प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस बात को समझिएगा। और ये बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन अटैच रहता है तो उनमें पोलैरिटी नेचर जनरेट हो जाता है। पोलैरिटी की वजह से वो एज अ प्रोटॉन एक्ट करने लगता है, और प्रोटॉन अगर उसको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा तो आसानी से उसके साथ क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका एक्टिवनेस बढ़ गया है, मोर रिएक्टिव इन नेचर वो हो गया है। तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखेगा उससे वो बॉन्ड बनाएगा। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता तो मैं उसको कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट करती, लेकिन वो वीक बॉन्ड बनाता है, इस वजह से मैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। वीक बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्योंकि वो खुद ही कमजोर है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एक रिएक्टिविटी नेचर हाई होने की वजह से बॉन्डिंग उस पे जनरेट हो जाती है, बट वो बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे जनरेट होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ वो क्या करता है? एक्ट एज अ प्रोटॉन अगर कर रहा है हमारा हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस देखिए यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें ये बताया गया है कि ऐसा
हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है, हर जगह पे नहीं बनेगा, तभी बनता है जब हमारा जो अटैच होने वाला मॉलिक्यूल है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है और उसका साइज कैसा है, स्मॉल है। आप सभी जानते हैं कि हैलोजन फैमिली में सबसे छोटी साइज का क्या होता है, फ्लोरीन होता है ना। तो सबसे अच्छे तरीके से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बोला जाएगा तो HF बहुत ही अच्छे तरीके से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसके अलावा जनरली देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। तो इनके साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके पास कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए पास में तो उसके साथ वो क्या जनरेट कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर लेता है। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर आप देख रहे हो ना ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकता है और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखो मैं इंटर की बात यहाँ पे कर रही हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल है मेरे पास तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल, जैसे मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर का तो बहुत सारा कनेक्शन हो सकता है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन H2O मैंने लिख दिया। अब कोई अदर हाइड्रोजन जब इसके साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके कांटेक्ट में कोई ऑक्सीजन आया तो वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर वो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ रहा होगा तो क्या बना लेगा, फिर से ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ गए ना। तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल पे फाउंड होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अब ये सेम टाइप का हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में कैसे होता है। तो देखो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में मान लो ये आपका H2O है और ये बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, सपोज करो किसके साथ, C2H5 मॉलिक्यूल, C2H5OH अल्कोहल के साथ बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे लिख दो C2H5। ठीक, मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो भी ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल हो या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हो, अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है तो उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो उन दोनों में जो बॉन्ड जनरेट होता है उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इसमें दो मॉलिक्यूल की बात नहीं की गई है, एक ही मॉलिक्यूल है मेरे पास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है कि ये मेरा एक आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे यहाँ पे हमारा OH है और यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है NO2 है, यहाँ पे N देन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। अब देखो यहाँ एक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमको मिला तो उसपे इन दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ठीक, तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका होता कैसे है और कैसे कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है,
एक बार पढ़ के देखिएगा, ना समझ आए तो फिर पूछेंगे आप मुझसे। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें बताई गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ही हमारा जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऑक्सीजन फैमिली के जो अदर एलिमेंट रहते हैं लाइक अ सल्फर, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा नहीं है कि वो जो हाइड्रोजन है उसको प्रोटॉन की तरह एक्ट कराए। ठीक है, वो प्रोटॉन की तरह उसको एक्ट नहीं करा पाता, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर कम है। तो इसी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो बॉन्ड बना लेता है। और जितना ज्यादा हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड उतने अच्छे तरीके से बनेगा और वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वैसे ही HF और HCl, HF हमारा क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, और HCl हमारा गैसियस स्टेट में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि HF को कंपेयर करोगे तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ज्यादा है। F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ज्यादा होने की वजह से उससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की तरह एक्ट करेगा। अगर वो प्रोटॉन की तरह एक्ट करने लग जा रहा है दैट मींस वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है मतलब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर इतना ज्यादा नहीं है कि वो हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह एक्ट कराए। वो हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह एक्ट नहीं करा पाता, जिसकी वजह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट नहीं होता, और हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट नहीं होने की वजह से वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर देता है? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर देता है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइटर कैसे होता है। क्यों लाइटर होता है? क्योंकि देखो आइस आइस हमारा क्या नहीं कर पाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है ना। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड स्टेट में है, अगर वो उसके फॉर्मूला पे हाइड्रोजन आ रहा है और वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों उसके फॉर्मूला में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल पे, वाटर है दोनों, चाहे वो आइस हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों के दोनों वाटर है। लेकिन जो नॉर्मल वाटर होता है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा डेंसिटी का होगा। और जो हमारा आइस होगा वो लेस डेंसिटी का होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो, कुछ 5 या 6 एग्जांपल दिए गए हैं आपके बुक पे। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये 4th चैप्टर आज कंप्लीट होता है। 5th चैप्टर का जो वीडियो है वो मैं आपको 1 बजे भेजूंगी, और इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा 7th चैप्टर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब आप स्टार्ट करोगे आपका जो 7th चैप्टर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे, अभी आपका एग्जाम है, अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट आएगा तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए।